हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने क्या है कि हमने इससे पहले आर्टिकल 51 तक पढ़ा। आर्टिकल 51 तक हमने कवर किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज तक। ठीक है, आर्टिकल वहाँ तक आपको कोशिश करनी है विद आर्टिकल, आपको प्रोविजन यानी कि आर्टिकल नंबर भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा और उसके आगे प्रोविजन क्या है, वहाँ तक आपको कोशिश करनी है। तो वो आपको कैसे याद रहेगा? यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द ओनली ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हैं। इसके आगे भी हम सिस्टमैटिकली ही चलेंगे, आर्टिकल वाइज ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। लेकिन प्रोविजन क्या है, जैसे अगर हमने पढ़ना है कि प्रेसिडेंट अपना ओथ लेता है तो कौन उसकी ओथ लेता है, या अपना रेजिग्नेशन देता है तो किसको अपनी रेजिग्नेशन देता है, तो ये चीज़ें ज़्यादा याद रखनी। या फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी एज होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के एनी गवर्नमेंट हैज़ 3 टायर्स। हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, हम ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? वो वाली बॉडी जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है, जो लॉ लागू करती है। ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करती है। अब एग्जीक्यूटिव में आता कौन सा है, कौन आता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे एग्जीक्यूटिव में आता है। ठीक है, अच्छा, एग्जीक्यूटिव जब हमें पढ़ना है तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से। ओके, सो टुडे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट, हाँ, और एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे डील करते हैं आर्टिकल 52 से 78 तक इन पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 4 तक हमने किया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A तक हमने किया हुआ है। दिस इज पार्ट 5 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, और इसमें हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ये सब कवर करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। सी, प्रेसिडेंट को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है। ही इज नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। इन एनी सर्कमस्टांसेस, हर एक कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना लाजमी है। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली नहीं होना चाहिए। तभी तो ऐसा प्रोविजन रखा है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह टेम्परेरी पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट को बैठना है। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शेल नेवर बी वैकेंट। ऑलराइट, आर्टिकल 53 सेज कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर, देखिए प्रोसेस क्या है। ये हमारा लेजिस्लेचर है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दिया, हमने उनको भेजा। ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, ये वोटिंग से जो जीत के आए, यहाँ पे उन्होंने ऐसे लेजिस्लेचर बना दिया। अब जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। अब इन सब मेंबर्स में से जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर चूज करेगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पार्ट है किसका? एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चूज हुआ, उसने अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब ऐसा कहा जाता है किताबों में कि सो दैट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पावर्स का एक्सेस या कुछ भी गलत यूज ना करें, इनके ऊपर एक प्रेसिडेंट का चेक होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब इसको बैलेंस करने के लिए ये भी चीज ऐड कर दी गई कि President will work on the aid and advice of Prime Minister and Council of Minister। खुद से कोई डिसीजन नहीं, तभी तो कहा जाता है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है इज नॉमिनल हेड, टाइटुलर हेड, रियल हेड नहीं है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल हेड है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि जब भी कोई बिल एक्ट कब बनता है, जब एंड पे उस पर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे दे, साइन दे दे, तभी एक बिल एक्ट बनता है ना। तो लास्ट तो प्रेसिडेंट का ही एसेंट है,
इसीलिए। और एक चीज, कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंपेयर नहीं करना प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ। वहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वहाँ का हेड है, उसके पास बहुत पावर्स होती हैं। यहाँ का इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ये सिर्फ नॉमिनल हेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ होता है 3 आर्मी फोर्सेस का, इंडिया के जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का कमांडर इन चीफ होता है। यानी कि जो मिस्टर रामनाथ कोविंद है, ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ द 3 आर्मी फोर्सेज ऑफ इंडिया, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ठीक है, जैसे डिफेंस, ये जो डिफेंस फोर्सेज है 3 हमारी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। और डिफेंस मिनिस्टर अभी हमारे मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। आर्टिकल 54 हमारा कहता है कि इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये जो प्रोविजंस है ना, इनको याद रखने की कोशिश करनी है। अगर आपको आर्टिकल्स इसके आगे 51 के आगे नहीं भी याद रहते हैं कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट याद रखिए, बस ये प्रोविजन, ये प्रोसेस याद रखने की कोशिश करिए। अब इलेक्शन कैसे होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, यानी कि ग्रुप बनेगा किसका, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, एमपीज का और एमएलए का। देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम पार्ट नहीं लेते, हम डायरेक्टली वोटिंग नहीं करते। वोटिंग कौन करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्ट करके होके गए हैं, साथ ही साथ जो एमएलए है हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए है, वो वोटिंग करेंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर मैंने बोला, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। ठीक है, ये आपने नोट्स में ऐड करिएगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है पार्ट नहीं करेंगे। एक ग्रुप बनाया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा इन मेंबर्स का, ठीक है, फिर ये वोटिंग करेंगे। लेकिन वोटिंग कैसे होगी, एक प्रोसेस है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ये आपके अगले प्रोविजन में बताया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका क्या मतलब है कि जैसे हम वोटिंग करते हैं, 3 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, एक्स, वाई, जेड। हम जब वोटिंग करने जाएंगे, ये कैंडिडेट से समझिए, हम अगर वोटिंग करते हैं जब कभी भी एमएलए या एमपी के लिए, तो हम एक ही पर्सन को, जिसको हमें जिताना है, हम उसे वोट करते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ठीक है, जो एमपीज और एमएलए जो है ना, वो इन तीनों को वोट करेंगे। लेकिन वोट कैसे करेंगे, प्रेफरेंसेस देके। उनको एक बैलेट पेपर मिलेगा, ठीक है, जिसपे लिखा होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 है ना अभी हमारे पास, कि मतलब आपको प्रेफरेंस देनी है। वोट सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबको वोट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही कैंडिडेट को देते हैं, सबको वोट दिया जाता है। लेकिन प्रेफरेंसेस दी जाती है कि भाई आप पहले नंबर पे किसको रखना चाहते हो, सेकंड पे किसको रखना चाहते हो, थर्ड पे किसको रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे कोई एमपी वोट दे रहा है, ही सेज कि नहीं, मैं पहले नंबर पे जेड को रखूंगा, देन सेकंड नंबर पे अपना वोट वाई को देता हूँ, थर्ड नंबर पे मेरी प्रेफरेंस है कि हाँ एक्स जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। फिर एक कोटा बनता है, कोटा में देखते हैं जो 50% से कम जिसको आ जाते हैं वोट, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इस मेथड से होता है, ये आपको याद रखना है। और वैल्यू क्या होती है, ये जो प्रोपोर्शनल, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये वहाँ की किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं इन प्रोपोर्शन, ठीक है। वैल्यू क्या होती है, वोट ऑफ एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है, जो पॉपुलेशन है स्टेट की पॉपुलेशन, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। हम किसकी निकाल रहे हैं, एमएलए की, ठीक है ना। इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं, ठीक है ना, उसको ये वैल्यू जब निकलती है, ठीक है ना, इसको फिर डिवाइड किया जाता है 1000 के साथ, ठीक है। यह है प्रोसेस। अब इसके बाद ये तो हो गया कि एमएलए जो वोट करते हैं, जो एमपीज वोट करते हैं, उनका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखिए, उनका वैल्यू निकाला जाता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए। अब ये यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली ना हमें, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसके साथ इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सिंपल है
याद रखना कि इलेक्शन किस प्रोसेस से होता है, एग्जाम में वो पूछा जाता है, प्रोसेस नहीं पूछेंगे आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स में। आर्टिकल 56 कहता है आपको कि जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की कितनी होगी, 5 साल की होती है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट्स हम भूल जाते हैं कि वो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है, एक बार अगर कोई प्रेसिडेंट बना, वो एलिजिबल होता है कि वो दोबारा भी इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होता है फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 58 आपका कहता है कि क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने की। देखो ये है, ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है। ही मस्ट बी द, एक तो सिटीजन होना चाहिए वो इंडिया का, साथ ही साथ 35 ईयर्स से अबोव होना चाहिए, ही मस्ट बी अबोव 35 ईयर्स, और he must be qualified and eligible for election as a member of House of People। लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई करना चाहिए पहले, उसके बाद वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। और साथ ही साथ he must not hold any other office of profit। गवर्नमेंट या स्टेट के अंदर कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए जहाँ से उसको कुछ एम्यूलमेंट्स या सैलरी मिल रही हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। फिर 59 कहता है कि कंडीशंस क्या हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के ऑफिस की, ठीक है। कहा गया है जब प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, अगर कोई मेंबर, अगर इन केस कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही लोकसभा या राज्यसभा से कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है, उस टाइम से आगे जो है ही विल, उसकी जो सीट होगी पार्लियामेंट की वो वकेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मतलब एट ए टाइम वो 2 पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकता, एट ए टाइम वो प्रेसिडेंट भी और एट ए टाइम वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, ये 2 नहीं होल्ड कर सकता। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेगा उसकी दूसरी सीट जो है वो वकेट हो जाएगी, ओके। उसके बाद यूज ऑफ, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति हमारा प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है, तो ऑफिशियल रेजिडेंस उसको मिलेगा, उस चीज़ के लिए उसको कोई रेंट शेंट नहीं पे करना है प्रेसिडेंट को। एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस भी मिलेंगे बीइंग अ प्रेसिडेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो कौन दिलाता है उसे, इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज, कंफ्यूज नहीं करना होना इसमें। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन जब ओथ लेनी है, ओथ वो सीजीआई से लेता है, अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब प्रोसेस है रिमूव कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ऑफिस खाली कब हो सकता है, वैकेंट कब हो सकता है, या तो वो बीमार है तब, वो तो टेम्परेरी वैकेंट है, या तो वो रेजिग्नेशन देगा, या तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट के प्रोसेस ऑफ रिमूवल को इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो 61 में बताया है, आर्टिकल 61 में बताया है कि इम्पीच किया जा सकता है, लेकिन किस ग्राउंड पे, ओनली इफ ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और किसी बेसिस पे नहीं, सिर्फ इस बेसिस पे उनको प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है इम्पीचमेंट का, वो जरूरी है। सी, सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहले ही स्टार्ट, जब भी इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, डायरेक्ट इम्पीचमेंट नहीं स्टार्ट होती है। जो चार्जेस हैं उनका एक रेजोल्यूशन, उनको समझ लीजिए एक पेपर पे चार्जेस को नोट डाउन किया, उनका एक रेजोल्यूशन बनाया। तो चार्जेस जो हैं, पहले याद रखना इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में शुरू हो सकती है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, दोनों में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, यानी कि स्टार्ट कर सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस करने के लिए क्या करना है, जो चार्जेस है, चार्जेस पहले 1/4 मेंबर्स को जो है वो पास करने चाहिए, ठीक है, और यानी कि साइन करना चाहिए। जो रेजोल्यूशन है चार्जेस के, उनको पहले कोई भी मेंबर, कोई भी हाउस जो है, उनको 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन को साइन करना चाहिए कि हम प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की, ठीक है, पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की। अब जब साइन हो गया रेजोल्यूशन की, नहीं अब चार्जेस, अब जो प्रोसीडिंग है प्रोसेस है स्टार्ट होगा, फिर दी जाती है 14 दिन की नोटिस किसको, प्रेसिडेंट को, ताकि इस बीच में प्रेसिडेंट भी अपना पक्ष जो है अपने थ्रू सामने रखें, अपने लॉयर के थ्रू सामने रखें। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। अब प्रोसेस जब शुरू हुआ, ठीक है, अब वो जो रेजोल्यूशन है जिसमें चार्जेस बताए हैं फॉर द इम्पीचमेंट कि हाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या वायलेट किया, कौन सा प्रोविजन वायलेट किया, वो जो है
रेजोल्यूशन जो है उसको द फर्स्ट हाउस जिस हाउस ने भी उसको स्टार्ट किया है बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप उसको पास करनी चाहिए। 2/3 बहुत ही टफ, बहुत ही इजीली ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो पाती है, बहुत टफ प्रोसेस है 2/3 मेजॉरिटी मिलना, लेकिन ये प्रोविजन रखा गया है। मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 ये हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। एक हाउस से पास हो गया, फिर दूसरे हाउस में उस रेजोल्यूशन को पास करके भेजा जाता है। दूसरा हाउस एक्ट करता है एज इन्वेस्टिगेटर, वो पहले चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो दूसरा हाउस है उसे भी चाहिए कि वो 2/3 मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास करे। जब ये सब प्रोसेस हो जाता है, एंड पे फिर प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस इज इन आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 62 अब क्या कहता है कि प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है? बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, उसका टर्म 5 साल तक होता है ना, ठीक है ना, सॉरी होल्ड नहीं कर सकते कि इलेक्शन कब, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन कराती है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो कब इलेक्शन हो सकता है? जैसे 2000 अगर फॉर एग्जांपल 2015 में रामनाथ कोविंद जी अगर प्रेसिडेंट बने तो वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस 2020 तक। तो कहा गया है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हम कब करा सकते हैं, चाहे तो 60 डेज से पहले भी करा सकते हैं, ठीक है ना, क्यों? सो दैट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना कभी खाली ना रहे। तो इन केस ऑफ डेथ, या अगर प्रेसिडेंट के बीच में कहीं डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया या इम्पीचमेंट से उनको रिमूव कर दिया, तो तब कैसे ऑफिस को जल्दी जल्दी फिल किया जाए? तब इन दैट केस 6 महीने के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है करा देता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट की और पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स हैं, कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड है, लेकिन वो हम क्योंकि हम सिस्टमैटिकली चल रहे हैं ताकि आपको याद रहने में इजी रहे। देखिए, आपको ये याद रखना, हमने कहाँ से पढ़ा? 52 से 62 हमने प्रेसिडेंट के पढ़े ना, तो प्रोविजंस को याद रख लिया आपने। अब फिलहाल इसके बाद आता है 63 जो स्टार्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ लेते हैं, फिर हम पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख लेंगे, क्योंकि पार्डनिंग पावर आई गेस 72 आर्टिकल में आता है, ठीक है। पहले हम 63 देखते हैं क्या बताता है। So, Vice President of India. Presently, M. Venkaiah Naidu is Vice President of India. अब ये भी पहले आर्टिकल ये कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कभी वैकेंट नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर आर्टिकल 64 सेज कि ही इज, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो एट द सेम टाइम बीइंग वाइस प्रेसिडेंट उसको एक और प्रिविलेज मिलती है कि वो एक्ट करता है एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, और साथ ही साथ इसके अलावा कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ कंडीशन है। कब? जब एक तो परमानेंट वैकेंसी क्रिएट हो, परमानेंटली जब प्रेसिडेंट वैकेट कर दे अपने ऑफिस को, एक टेम्परेरी वैकेंसी होती है। देखिए, परमानेंट वैकेंसी कब आ सकती है? जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर इम्पीचमेंट हो गया। इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, लेकिन कब तक? परमानेंट वैकेंसी में केस में कब तक? जब तक नया प्रेसिडेंट ऑफिस में ना आए, जब तक नया इलेक्शन ना हो। वो जो 6 महीने वाला प्रोसेस, ठीक है, अगर परमानेंटली वैकेट हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर हमें इलेक्शन कराना है, तो जब तक वो इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठेगा। उसके बाद टेम्परेरी वैकेंसी कब क्रिएट होती है? जब प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया, ठीक है ना, इन केस बीमार पड़ गया, तो इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट जो है टेम्परेरी पीरियड के लिए ले लेता है प्रेसिडेंट की चेयर, और फिर जब प्रेसिडेंट वापस आ जाता है और वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड के लिए डिस्चार्ज करता है अपने फंक्शन। देखिए, अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? यही सेम है जो प्रेसिडेंट का है ना, जो हमने ऊपर प्रेसिडेंट का पढ़ा, वही है। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें याद रखना, क्योंकि अब हम कंपेयर थोड़ा सा जो साथ साथ में वो पढ़ेंगे कंपेयर करके, तो याद रहने में इजी रहेगा। ऊपर हमने पढ़ा मेंबर्स ऑफ एमपी जो है ना, राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर जो हमने पढ़ा, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि एमएलएज। अब वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ ये लोग वोटिंग करेंगे।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले एमएलए जो है ना ये वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब हम कंपैरिजन ऐसे में पढ़ते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेम प्रोसेस है, प्रेफरेंसेस देके वोटिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगा इंडिया का, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल से ऊपर होना चाहिए। अब ऊपर हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के केस में ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा में ही बैठता है, राज्यसभा का ही वो चेयरमैन होता है, ओके। ये प्रोविजन हमने ऊपर भी पढ़ा कि ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो बन जाता है, जिस दिन वो बन जाता है तो उस दिन जो है उसकी जो सीट है ऑफ बीइंग द पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का असेंबली का मेंबर है, तो उस दिन वो उसकी सीट वकेट हो जाती है, ऑलराइट। अब आर्टिकल 67 क्या कहता है, इट सेज अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, 5 साल तक वो कंटिन्यू कर सकता है टिल जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ना हो आए। अब देखिए रिजाइन किसको करता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। देखिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है, ठीक है। अब इसका जो रिमूवल का प्रोसेस है ना वो थोड़ा इजी है प्रेसिडेंट से, इसका जो रिमूवल का प्रोसेस है सिर्फ राज्यसभा में ही होगा, लोकसभा का कोई लेना देना नहीं। हाँ एंड पे थोड़ा सा हाँ इसमें होगा क्या, एग्री करेगा लोकसभा, एग्री करना चाहिए, बस दैट्स इट। इसके रिमूवल के प्रोसेस में एक तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए मोर देन 50%, ठीक है। और रेजोल्यूशन जब चार्जेस जब इसके वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के इनिशिएट करते हैं तो 14 दिन का इसको एक वाइस प्रेसिडेंट को एक नोटिस भेजना है, ठीक है ना। भेजने के बाद जब राज्यसभा में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, उसके बाद लोकसभा को सिर्फ एग्री करना है तो वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। इसका कंपैरेटिवली इजी है। आर्टिकल 68 सेज कि टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी बिफोर एक्सपिरेशन ऑफ द, अच्छा ऑफिस जब वाइस प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा कि कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, इसका भी अगर टाइम पीरियड 5 साल का है तो यहाँ पर अगर 2020 में टाइम पीरियड खत्म हो रहा है तो इससे पहले ही हमें इलेक्शन करा लेने हैं ताकि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आके अपना ऑफिस इमीडिएटली संभाल सके, मतलब गैप नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए ऑफिस, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ रिमूवल, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर 6 महीने का भी टाइम पीरियड नहीं दिया है। अगर ये सब कुछ होता है तो एज सून एज पॉसिबल नया इलेक्शन कराना है और वाइस प्रेसिडेंट को उसकी सीट पर बिठा देना है, ओके। ओथ एंड एफर्मेशन इसकी प्रेसिडेंट लेता है, प्रेसिडेंट की ओथ एंड एफर्मेशन सीजेआई लेता है, सीजेआई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एंड एफर्मेशन कौन लेगा, कि वो ओथ लेते हैं ना जब किसी नए ऑफिस में एंटर होते हैं, कसम, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट लेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार एग्जाम्स में, इनको लेके वी गेट कंफ्यूज्ड कि ओथ किसको देनी है, एफर्मेशन किसको देनी है, तो ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 7, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 71 कहता है कि अगर डाउट्स या डिस्प्यूट्स अगर डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शंस को लेके अगर कुछ भी डाउट्स या डिस्प्यूट आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास ये, ठीक है ना। कुछ भी डाउट अराइज होता है कोई और इंटरवीन नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट या राज्यसभा या लोकसभा कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर to deal with the disputes and doubts which arises in related to the election of president or vice president, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रेसिडेंट की और भी कुछ पावर्स है, बिकॉज लेकिन हम जो है वी आर गोइंग सिस्टमैटिकली, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो मेजर जो हमने कर लिया है प्रोविजंस वो पढ़ लिए। इसके बाद आर्टिकल 72 है हमारा, जो बताता है कि प्रेसिडेंट को कुछ पार्डनिंग पावर्स देता है, ठीक है ना, किसी की सज़ा कम कराने के लिए, किसी की सज़ा ख़त्म कराने के लिए, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, आर्टिकल 72 में आती हैं ये। अब देखिए इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है और
गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो सेम है, लगभग सेम है, ताकि हमें अलग अलग से, इन ऑर्डर टू सेव अवर टाइम, ताकि हम अलग अलग से ना पढ़े। आर्टिकल 161 प्रोवाइड करता है गवर्नर को पार्डनिंग पावर। हम ये दो आर्टिकल्स कल साथ ही करेंगे, ठीक है ना, सो दैट आपको अलग अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े एक ही टॉपिक पे, क्योंकि लगभग सेम ही है, तो इसको हम साथ में ही पढ़ेंगे। सो विल कंटिन्यू दिस टुमारो। थैंक यू सो मच।